सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। में बात होगी वोट चोरी पर कांग्रेस के एनडीए पर हमले की। बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी की। देखेंगे उमर खालिद पर सुप्रीम कोर्ट में हुई क्या सुनवाई। पंजाब को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी से की क्या मांग। जानेंगे डूसू चुनाव नतीजों पर उठते सवालों को। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी नीतीश सरकार। जेडीयू ने अपने ही मंत्री से मांगी सफाई। अशोक चौधरी पर 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति के लगे हैं आरोप। बानो मुश्ताक ने किया मैसूरू दशहरे का उद्घाटन। कन्नड़ लेखिका और इंटरनेशनल बुकर प्राइज विजेता है बानो मुश्ताक। सीएम सिद्धरामैया बोले मुस्लिम होने से भी पहले एक इंसान है बानो मुश्ताक। अरुणाचल और त्रिपुरा के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। बोले कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को किया नजरअंदाज, लेकिन हम यहाँ के राज्यों को मानते हैं अष्टलक्ष्मी। लाल निशान पर बंद हुआ बाजार। 466 अंकों की गिरावट के साथ 82,159 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 124 अंकों की गिरावट के साथ 25,202 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में इस बार कांग्रेस की तैयारियों ने बीजेपी और उसके सहयोगियों के होश उड़ा रखे हैं। चुनाव के ऐलान से पहले कांग्रेस ने पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित कांग्रेस कमेटी के सभी 170 सदस्य शामिल होंगे। इसमें बिहार चुनाव के साथ मोदी सरकार के खिलाफ भी रणनीति तैयार की जाएगी। सीडब्ल्यूसी की बैठक से पहले बिहार कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। देखिए रिपोर्ट। देश की आजादी के बाद पहली बार बिहार में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है, जिसके चलते प्रदेश कांग्रेस में उत्साह दिखाई दे रहा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान से ठीक सप्ताह भर पहले हो रही है। अगले अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव का ऐलान तय माना जा रहा है। ऐसे में इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति भी तैयार की जाएगी। बैठक से पहले प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर तीखे हमले किए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि लोकतंत्र बचाने का समय आ गया है। वोट चोरी को रोकने के लिए आज संघर्ष हो रहा है। वोट चोरी के साथ साथ लोगों के अधिकार की चोरी हो रही है। इसी को लेकर कांग्रेस संघर्ष कर रही है। दरअसल वोट चोरी को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे देश में ही हमलावर रुख अपनाए हुए है। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी ने वोट चोरी करके ही जीता था, लेकिन अब बिहार में वोट चोरी नहीं होने दी जाएगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने भी बीजेपी की जीत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी जी की सरकार है, लेकिन जनता की कोई सुनने वाला नहीं। मोदी जी उस छात्र की तरह हैं जो परीक्षा पढ़ लिख कर नंबर बढ़ाने में विश्वास नहीं रखते। मोदी जी वो छात्र हैं जो चीटिंग करता है, चोरी करता है, इसी आधार पर परीक्षा पास करता है। वोट चोरी करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनाव जीतते हैं। कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि बिहार में पेपर लीक होता है। पेपर लीक करने वाले माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं होती। छात्र मांग करते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है। बीजेपी और एनडीए को इसकी हिम्मत कहां से आती है? ये हिम्मत वोट चोरी करने से आती है। कांग्रेस पूरे देश में वोट चोरी के मुद्दे को उठा रही है और बीजेपी के वोट चोरी को अब सब कोई जान गया है। अब इसका पूरा हिसाब होगा, जिसकी शुरुआत बिहार से होगी। बिहार विधानसभा चुनाव में वोट चोरी पर कांग्रेस चुनाव आयोग को छूट देने को तैयार नहीं है, तो चुनाव आयोग के अधिकारी अब बिहार जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगले सप्ताह चुनाव आयोग की पूरी बेंच बिहार के दौरे पर होगी और बिहार से लौटते ही चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और सबकी निगाहें चुनाव आयोग पर टिकी हुई हैं। बताया जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 30 सितंबर के बाद बिहार का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान उनके साथ सभी चुनाव आयुक्त भी पटना पहुंचेंगे और राज्य में चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। इस दौरे के बाद बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल और भी बढ़ गई है। चुनाव आयोग की तैयारियों की बात करें तो 30 सितंबर को स्पेशल रिवीजन के बाद अंतिम वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। इसके तुरंत बाद चुनाव आयोग की टीम बिहार का दौरा करेगी। चुनाव आयोग की योजना है कि बिहार में विधानसभा चुनाव दुर्गा पूजा और दीपावली के बीच करवाए जाएं, यानी 2 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच वोटिंग हो सकती है। माना जा रहा है कि इस बार चुनाव 2 से 3 चरणों में करवाए जा सकते हैं, जिससे चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इस खबर से सभी पार्टियां अपनी तैयारियों को धार देने में जुट गई हैं, जिसमें सीट बंटवारा सबसे अहम फैसला होगा। चुनाव आयोग की इसी कवायद के साथ राज्य में जल्द ही चुनावी बिगुल बजने की उम्मीद जताई जा रही है।
अक्टूबर के पहले सप्ताह में बिहार चुनाव का ऐलान हो सकता है। चुनाव 2 या 3 चरण में होंगे, ये तय माना जा रहा है। एक ही चरण में लेकिन चाहिए, खालिद और शर्जील इमाम को चोरी होगी। जमानत कब मिलेगी, ये तय नहीं हो पा रहा। सुप्रीम कोर्ट में खालिद और इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन एक नई तारीख मिल गई। देखिए रिपोर्ट। 2020 के दिल्ली हिंसा से जुड़े एक मामले में आरोपी उमर खालिद, शर्जील इमाम, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफा उर रहमान की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले को लेकर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और सिद्धार्थ दवे पेश हुए। सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता छात्र हैं और पिछले 5 साल से जेल में बंद है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अंतरिम जमानत के लिए भी अर्जी दी है, हालांकि आज तक उस पर जोर नहीं दिया गया। सिंघवी ने अंतरिम जमानत अर्जी पर भी नोटिस जारी करने का अनुरोध किया। तो साथ ही ये भी अपील की गई कि कोशिश की जाए अगर आरोपियों को दिवाली से पहले जमानत मिल जाए, क्योंकि सभी 5 साल से जेल में बंद हैं। इस पर जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि कोर्ट मुख्य याचिका का ही निपटारा करेगा ताकि मामले का जल्द से जल्द समाधान हो सके। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मामला 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा से जुड़ा है, जिसमें इन सभी पर साजिश रचने का आरोप है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जारी नोटिस का दिल्ली पुलिस क्या जवाब देती है। और इन सब के बीच सबकी निगाहें 7 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी कि कोर्ट का फैसला दिवाली से पहले आ जाए, और शायद ऐसा होता दिखाई भी दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट से खालिद और इमाम को जमानत मिलने की उम्मीद है, तो पंजाब भी मोदी सरकार से राहत की उम्मीद कर रहा है। पंजाब में इस बार जबरदस्त बाढ़ आई, जिसमें करोड़ों का नुकसान हुआ। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे लेकर मोदी सरकार से राहत की मांग की है। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में पंजाब पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया था। साथ ही बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी हिम्मत बढ़ाने का काम भी किया था। उन्होंने पंजाब के लिए केंद्र सरकार की तरफ से राहत पैकेज की धनराशि को बढ़ाने की मांग भी की थी। इसके लिए उन्होंने खुद पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी थी। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए उन्होंने एक बार फिर मोदी सरकार से राहत पैकेज को बढ़ाने की मांग करते हुए जल्द से जल्द पीड़ितों की मदद करने का आग्रह किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि पंजाब को बाढ़ की वजह से लगभग 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1600 करोड़ का प्रारंभिक राहत पैकेज पंजाब के लोगों के साथ अन्याय है। लाखों घर उजड़ गए, 4 लाख एकड़ से ज्यादा की फसल बर्बाद हो गई है और बड़ी संख्या में जानवर बह गए हैं। फिर भी पंजाब के लोगों ने अद्भुत हिम्मत और जज्बा दिखाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो एक बार फिर पंजाब को खड़ा करेंगे। उन्हें बस सहारे और मजबूती की जरूरत है। मैं प्रधानमंत्री से फिर से आग्रह करता हूं कि तुरंत एक व्यापक राहत पैकेज जारी करें। पोस्ट के साथ उन्होंने 10 मिनट का एक वीडियो भी शेयर किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बाढ़ के चलते कितनी बुरी स्थिति से लोग जूझ रहे हैं, कितना भारी नुकसान हुआ है। जैसा आप जानते हैं कि हाल ही में पंजाब में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी, जिसके चलते 1600 करोड़ की राशि देने का ऐलान किया गया, लेकिन ये रकम पंजाब की तरफ से नाकाफी बताई जा रही है। इसको लेकर राहुल गांधी ने पहले भी केंद्र सरकार से पैकेज को बढ़ाने की मांग की थी, वहीं एक बार फिर उन्होंने ये मांग उठाई है। पंजाब के लिए 20,000 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है। अब मोदी सरकार इस मांग को पूरा करती है या नहीं, इस पर सवाल बने हुए हैं। तो सवालों में ईवीएम भी बनी हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में ईवीएम एक बार फिर सवालों में आ गई। इसे लेकर छात्र नेता रौनक खत्री की याचिका पर हाईकोर्ट ने डीयू प्रशासन को नोटिस जारी किया है। तो क्या है इस नोटिस में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव के नतीजों को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने डूसू के पूर्व अध्यक्ष और NSUI नेता रौनक खत्री की तरफ से दायर एक याचिका पर यूनिवर्सिटी के मुख्य चुनाव आयुक्त को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में 18 सितंबर को हुए चुनाव को रद्द करने की मांग की गई है। खत्री ने आरोप लगाया है कि चुनाव और वोटिंग में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने चुनाव में इस्तेमाल हुई सभी ईवीएम मशीनों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। इसके अलावा डूसू के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवारों को भी हाई कोर्ट की एक अन्य खंडपीठ ने नोटिस जारी किया है। इन पर चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने का आरोप है और इस मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होनी है। इन दोनों याचिकाओं ने डूसू चुनावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी ने चुनाव रद्द करने की मांग का कड़ा विरोध किया है, वहीं विरोधी छात्र संगठन इस मामले को लेकर हमलावर है। अब सबकी निगाहें कोर्ट के अगले फैसले पर टिकी हुई है। ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर गर्मा रहा है। ईवीएम पर उठने वाले सवालों ने लोकतंत्र पर सवाल उठाए हैं। गार्बेज एयर आइटम। इंडिया के विमानों के साथ होने वाले हादसों ने हवाई सफर करने वालों की सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं और अब खबर आ रही है कि एयर इंडिया के विमान को हाईजैक करने की कोशिश की गई।
तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अहमदाबाद में हुआ एयर इंडिया हादसा पूरे देश के लिए बुरे सपने जैसा है। आज भी लोग उस भयानक दृश्य को याद कर सिहर जाते हैं। हवाई यात्रा को लेकर उनके मन में बैठा डर अभी दूर भी नहीं हुआ था कि एयर इंडिया के ही विमान को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ गई, जिससे हड़कंप मच गया। बेंगलुरु से वाराणसी जा रही एयर इंडिया की उड़ान को हाईजैक करने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि उड़ान के दौरान हवा में एक यात्री ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश की। उसने दरवाजे का सही पासकोड तक डाल दिया था, जिससे पायलट को हाईजैक की आशंका हुई। सीसीटीवी कैमरे में अनजान चेहरों को देखकर पायलट ने रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया। फिर भी वो पैसेंजर नहीं माना। उसने बार बार कॉकपिट खोलने की कोशिश की, लेकिन पायलट ने हर बार कॉकपिट खोलने की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। जब कैबिन क्रू ने उस पैसेंजर को रोकने की कोशिश की तो उसके साथ के और भी लोग आ गए और अंदर जाने की कोशिश करने लगे, और क्योंकि ये गेट बाहर से नहीं खुल सकता, इसलिए उनकी कोशिश नाकाम हो गई। हालांकि थोड़ी ही देर के अंदर एयरलाइंस कर्मियों ने सभी 9 यात्रियों को फटकार लगाते हुए सीट पर बैठा दिया। इस घटना के बाद तुरंत प्लेन के कैप्टन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी को इसकी सूचना दी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई और जैसे ही विमान की लैंडिंग हुई कुल 9 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। सीआईएसएफ ने उन्हें स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया, जहां डीसीपी ने उनसे पूछताछ की। ऐसे में फिलहाल तो ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर उनकी मंशा क्या थी, लेकिन जिस तरह उन्होंने कॉकपिट में घुसने की कोशिश की उसने गंभीर आशंका पैदा कर दी। गौरतलब है कि विमान में 163 यात्री सवार थे और सब सुरक्षित है। एक बड़ा हादसा होने से टल गया। विमान हाईजैक के मामले का पूरा खुलासा जल्द हो जाएगा, लेकिन इसे लेकर विमान यात्रियों में जरूर चिंता दिखाई दे रही है। विमान तो हाईजैक, उत्तर प्रदेश ईवीएम की हाईजैक सियासत को लेकर भी जताई जा रही है। योगी सरकार का एक फैसला अचानक सुर्खियों में आ गया है, जिसे लेकर सपा चीफ अखिलेश यादव ने हमला बोल दिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाति आधारित राजनीतिक रैलियों और जातिगत पहचान के सार्वजनिक प्रदर्शनों पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया। ये भी आदेश दिए हैं कि पुलिस अधिकारी नाम के साथ जाति का इस्तेमाल नहीं करेंगे और न ही एफआईआर में किसी की जाति लिखी जाएगी, जिसके बाद सियासत गर्म हो गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार के इस फैसले पर पलटवार किया है और उन्होंने पूछा है कि हजारों साल से मन में बसे जातिगत भेदभाव का क्या होगा, इसे कैसे दूर किया जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, Ever wondered what your home looks like? 1000 सालों से मन में बसे जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा, और वस्त्र, वेशभूषा और प्रतीक चिन्हों के माध्यम से जाति प्रदर्शन से उपजे जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए क्या किया जाएगा, और किसी के मिलने पर नाम से पहले जाति पूछने की जातिगत भेदभाव की मानसिकता को खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा, और किसी का घर धुलवाने की जातिगत भेदभाव की सोच का अंत करने के लिए क्या उपाय किया जाएगा, और किसी पर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाकर बदनाम करने की जातिगत भेदभाव से भरी साजिशों को समाप्त करने के लिए क्या किया जाएगा। दरअसल यूपी सरकार ने जाति आधारित किसी भी काम को सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा करार दिया है। यूपी सरकार ने ये फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया है, जिसमें जातिगत संघर्षों और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने पर चिंता जाहिर की गई थी। सरकार ने सभी जिलों को ये आदेश लागू करने का निर्देश दिया है। वहीं अब अपने फैसले के चलते अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर सवालों की बौछार कर दी है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की इस खबर पर बड़ी तिरछी नजर। उत्सव का सीजन है, नवरात्र, दशहरा और उसके बाद में दिवाली उत्सव आ जाएगा। चुनावी उत्सव तो चलता ही रहता है, तो इस बार बिहार का चुनाव उत्सव चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मोदी का एक मोदी जीएसटी उत्सव भी आज से शुरू हो गया है। उसमें कहा गया कि बहुत ज़्यादा सस्ताई कर दी है भाई हमने, तो काफ़ी कुछ सस्ता हो गया है। तो क्या, मुझे शायद जानकारी ना हो पूरी, कोई बता सकता है कि क्या उसमें कुकिंग गैस सस्ती हुई, क्या उसमें खाने के तेल सस्ते हो गए, क्या उसमें अनाज सस्ता हो गया, उसमें सस्ता हुआ आइसक्रीम, ड्राई फ्रूट, और हाँ ये कहा गया कि 20 रुपये वाली जो ब्रेड है वो अब 19 रुपये की मिलेगी। वाह, कितनी बड़ी बात है कि आपको 1 रुपया कम कर दिया गया ब्रेड के ऊपर। चलिए, कोई भी उत्सव जैसा भी हो, लेकिन अगर ये उत्सव आपका जीएसटी वाला ठीक नहीं हुआ तो बाकी उत्सव अपने आप ही फीके हो जाएंगे।